अंजलि पर गमला गिरता देख गौतम दौड़ कर आता है, अंजलि को धक्का देकर पीछे कर देता है और गमले का एक छोटा सा टुकड़ा गौतम के सर पर टकरा जाता है। ये सब रिया ऊपर से दिख रही है। गौतम को बीच में आकर उसे बचाता देख उसे बहुत बुरा लगता है। गौतम उठता है, अंजलि को उठाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना अंजलि, चोट तो नहीं आई तुम्हें? तभी अंजलि देखती है गौतम के सिर से अचानक से खून की धार बहने लगती है। वो ये देखकर घबरा जाती है। ओह माय गॉड, गौतम तुम्हारे सर से खून बह रहा है। अंजलि फौरन अपना दुपट्टा गले से निकालकर गौतम के सिर पर बांध देती है, उसका हाथ पकड़ती है और फौरन उसे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाती है। रिया अंदर तक पूरी जल जाती है। उसे एक बार फिर से फील होता है जैसे उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इधर दादाजी दवाई लेने के लिए भी अंजलि का वेट कर रहे हैं। रिया कहती है, मैं दे देती हूँ दादाजी। दादाजी चेहरे पर फेक स्माइल लाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, नीचे तक ही तो गई है बहू, आ जाएगी अभी 10 मिनट में। लता रिया से धीरे से कहती है, उसके हाथ से क्या अमृत बरसता है जो बुढ़ा हमारे हाथ से दवाई लेता ही नहीं। तभी दादाजी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो दरवाजे की तरफ देख रहे हैं जहां अंजलि आकर खड़ी हो गई है। अंजलि को देखते ही रिया और लता की मानो सांस रुक गई थी। अंजलि दादाजी के पास आकर बैठ जाती है। दादाजी कांपते हाथ अंजलि के सिर पर रखते हैं और बोलते हैं, सदा सुहागन रहो बेटा, भगवान तेरे सभी दुख और दुश्मनों को नष्ट करे। रिया और लता को ऐसा लगता है कि जैसे ये बात दादाजी ने उन्हीं के लिए कही थी। गौतम जो कि दवाई लेकर खड़ा था, अंजलि की तरफ आंख से इशारा करता है। अंजलि गौतम के हाथ से दवाई पकड़कर मुस्कुराते हुए दादाजी से बोलती है, अरे दादाजी, मैं तो आपको दवा देना भूल ही गई, आप जल्दी से दवा ले लीजिए वरना डॉक्टर हम दोनों को डांटेगा। दादाजी अंजलि के हाथ से दवा खाते हुए मुस्कुराकर बोलते हैं, डॉक्टर तो पागल है, वो नहीं जानता कि अब मेरी बेटी आ गई है तो मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। इतने में अंजलि देखती है दादाजी को जो बोतल चढ़ रही थी वो काफी समय से खाली हो गई है और दादाजी के हाथ में लगे हुए इंजेक्शन से ब्लड निकलता हुआ नाली में जा रहा है। अंजलि ये देखती है और फौरन नर्स को बुलाती है और चिल्लाती है, आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? देखिए बोतल खाली हो गई है, हाथों से ब्लड निकलने लग गया है। नर्स फौरन बोतल चेंज करके हाथ से निकल रहे ब्लड को रोकती है। दादाजी अंजलि की ये स्मार्टनेस और एक्स्ट्रा केयर को देखकर अपनी पॉकेट से एक पुराना सा लॉकेट निकालते हैं और अंजलि के गले में पहनाते हुए बोलते हैं, ये हमारे खानदान का पुश्तैनी लॉकेट है, आज से तेरा बहू। अंजलि भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है इस मोमेंट पर। उसकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आने वाले होते हैं। वो कुछ बहाना करके बाहर चली जाती है और बाहर जाकर अपने आंसुओं को आने से रोकती है। ये सब देखकर लता के तन बदन में आग लग जाती है। वो कहती है, इस घर में मैंने अपनी पूरी जवानी काट दी, मगर ये लॉकेट इस बुड्ढे ने मुझे कभी नहीं दिया। इस पर लता के कंधे पर हाथ रखकर रिया कहती है, मम्मी जी, आप बेवजह टेंशन लेती हैं, जो चीज ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए, वेरी सिंपल। आइए। दोनों अंजलि के पास बाहर जाती हैं। दोनों चुड़ैलों को सामने खड़े देखकर अंजलि थोड़ी असहज सी हो जाती है। लता तेज कदमों से चलते हुए अंजलि के पास जाती है और गुस्से में कहती है, लाओ वो लॉकेट मुझे दे दो। अंजलि सोच में पड़ी रहती है, कुछ बोले इसके पहले ही लता अंजलि के गले से लॉकेट को हाथ से पकड़कर एक झटका देती है। लॉकेट अंजलि के गले से टूटकर लता के हाथ में आ जाता है। ये लॉकेट खन्ना खानदान की बहू के लिए है, जो कि तुम नहीं हो, समझी? रिया अपनी गंदी सी स्माइल अंजलि को देती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। लता और रिया दोनों रेस्टरूम में बैठी थी। रिया गुस्से में तपते हुए लता से बोलती है, ये अंजलि तो मेरी जिंदगी में शनि बनकर बैठ गई है, जाने का नाम ही नहीं लेती। लता मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखकर कहती है, शनि जब एक बार आ जाता है तो जल्दी से नहीं जाता बेटा, उसको भगाने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। रिया अपने दांत पीसते हुए कहती है, सब कुछ करके देख लिया मम्मी जी, मगर इसका काला साया मेरी जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप क्या इस पर तंत्र मंत्र कराऊं? लता शरारत भरी नजरों से रिया की तरफ देखती है और अपने बैग से एक टिफिन निकालकर रिया के हाथ में देते हुए बोलती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बुड्ढे के खाने का वक्त हो गया है, जाओ उसे खाना खिला कर आओ। इस पर रिया कंफ्यूज होकर आश्चर्य में पूछती है, मम्मी जी क्यों मजाक कर रही हैं? इससे कुछ नहीं होगा। लता अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है,
ऐसे खिलाओगी तो कुछ नहीं होगा। दलिया फीका है ना, अगर इसमें थोड़ा मीठा मिला दे और अंजलि बुड्ढे को खुद अपने हाथों से खिलाए तो सोचो क्या नहीं हो सकता। इतना कहते हुए लता दलिया में कई शुगर क्यूब मिला देती है और रिया के हाथ में पकड़ाकर मुस्कुराते हुए बोलती है, मत भूलो बुड्ढे को डायबिटीज भी है। रिया लता का इशारा समझ जाती है। रिया दादाजी के कमरे में जाती है। वो देखती है कि अंजलि वॉशरूम में है। वो चुपचाप टेबल पर दलिया रखाती है। लगभग 1 घंटे बाद जब दादाजी को भूख लगती है तो वो अंजलि से खाना मांगते हैं। अंजलि की नजर टेबल पर रखे हुए टिफिन पर पड़ती है। अंजलि दादाजी को चम्मच से दलिया खिलाने ही वाली थी कि तभी पीछे से गौतम आता है। वो अंजलि के हाथ में टिफिन देकर मुस्कुरा कर कहता है, क्या तुम ये दादाजी के लिए घर से ही बना कर लाई थी? अंजलि पलटकर सीधे जवाब देती है, नहीं तो मैं तो नहीं लाई, यही टेबल पर रखा था, मैंने सोचा तुम लाए होंगे। गौतम माथे में सिलवटे डालकर कहता है, इधर लाओ से, न जाने किसका है। इतना कहकर वो अंजलि के हाथ से टिफिन लेकर वापस टेबल पर रख देता है। गौतम दादाजी से अपनी चोट छुपाने के लिए सर पर टोपी लगा कर आया है। उधर विवान घर में काफी बोर महसूस कर रहा था, इसीलिए वंश को फोन मिला देता है। वंश जैसे ही फोन उठाकर कान से लगाता है तो विवान दूसरी तरफ से बोलता है, क्या कर रहे हो मिस्टर एस्ट्रोनॉट? वंश मुस्कुराकर जवाब देता है, बोर हो रहा हूँ बस, मामा को बोला है मुझे PS2 गेम ला कर दे, कह दिया है ले आऊंगी जल्द। विवान कहता है, तुझे PS2 खेलना है? मेरे पास रखा है वो। वंश एक्साइटेड होता है और कहता है, क्या बात कर रहा है, सच में तेरे पास है वो वाला गेम? विवान फिर से कहता है, हाँ है मेरे भाई, एक काम करते हैं, मैं दिन में तेरे होटल में लेकर आता हूँ, फिर दोनों खेलेंगे आज। वंश कहता है, हाँ यार प्लीज ले आना, फाइटिंग करेंगे, रेसिंग करेंगे, एडवेंचर करेंगे, बहुत मजा आने वाला है आज तो। विवान वंश की बातें सुनकर हंसता है। अपने नौकर को अपना PS2 गेम स्टोर रूम से निकालने को कहता है। दोपहर के पूरे टाइम में जिस समय अंजलि अपने काम के लिए ऑफिस और दादाजी के लिए हॉस्पिटल गई थी, उस टाइम में आज वंश और विवान 4 से 5 घंटे तक लगातार PS2 गेम टीवी में खेलते हैं। और आज उन्होंने इतनी ज्यादा मस्ती की जितनी आज से पहले नहीं की होगी। वंश कहता है, सुन तेरा मास्क दे, वो पहनकर जाऊंगा तो मैनेजर पहचानेगा नहीं। थोड़ी चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और लेकर आता हूँ नीचे से, फिर बाइक रेस गेम वापस से खेलेंगे। विवान वंश को अपना मास्क देता है, वो चले जाता है। उसके जाने के 10 मिनट बाद ही विवान के दिमाग की बैंड बज जाती है जब वो देखता है कि आज अंजलि भी जल्दी आ गई है। वो अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी। विवान डर सा गया था। अंजलि इतने सारे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स के खाली पैकेट्स देखकर चिल्लाती है, वंश तुमने अकेले इतना सारा जंक फूड खाया? मैंने तुम्हें समझाया था ना, ये इतना ज्यादा खाना ठीक बात नहीं है। विवान को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या बोली। अंजलि फ्रेश होने वॉशरूम में जाती है। वैसे ही वो वंश के सीक्रेट मोबाइल पर कॉल करके सब कुछ बताता है। आज पहली बार वंश भी अपनी मम्मी का नाम सुनकर इतना डरा था। फिर वंश बोलता है, मम्मी घर आ गई हैं, तो अब वापस कल ही जाएंगी। यार फिर क्या करें हम? विवान ऑलमोस्ट रोने वाले फेस से बोलता है, यार कुछ कर। वंश बहुत कुछ सोचता है, फिर बोलता है, एक ही रास्ता बचा है बस, मैं तेरे घर जाता हूँ। हमें आज की रात कैसे भी एक दूसरे के घर पर ही काटनी होगी। कोशिश करेंगे, ज्यादा बोलेंगे नहीं, खा पीकर जल्दी सो जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। विवान को कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। वंश विवान के घर पहुंच चुका था। बहुत डरते डरते कदमों से वो अंदर जाता है। एक नौकर के पास जाकर बहाना करता है, आज मेरा सर बहुत दुख रहा है, खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नींद बहुत आ रही है, प्लीज मेरे कमरे तक लेकर चलो मुझे। गौतम और रिया विवान को देखकर हैरान थे। जो रात के 2-3 बजे तक नहीं सोता है, इतनी जल्दी कैसे सो गया? और तो और वो कंबल ओढ़े बिना सो रहा था, जबकि विवान कभी बिना कंबल ओढ़े नहीं सोता था। दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं कि आज इसे क्या हो गया। उसके पास जाकर गौतम उसे उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वंश जान करके आंख नहीं खोलता, क्योंकि उसने गौतम और रिया का कॉन्वर्सेशन सुन लिया था। और फिर वो जल्दी से कंबल ओढ़कर सोने लग जाता है। सुबह वंश उठता है और टोकरी में रखी कच्ची सब्जी खाने लगता है। रिया अंदर दौड़ कर जाती है और वंश से गाजर छीनकर डांटते हुए कहती है, क्या कर रहे हो विवान, पेट दर्द हो जाएगा। तुमसे मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, ऐसे कच्ची सब्जियां नहीं खाते हैं।
कल मैंने तुम्हें क्या बोला था जब तुमने खीरा उठाया था, याद है ना? बताओ क्या कहा था? वंश एक बार फिर फंस गया था। वो सोच रहा था क्या बोलकर बचूं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। जल्दी बताओ क्या बोला था। इसका मतलब तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, उन्हें फॉलो नहीं करते हो। बताओ जल्दी। रिया बार बार पूछ रही थी। वंश को आज एहसास हो गया था कि विवान और वंश का ये फ्लिप आज लाइफ का आखिरी फ्लिप था, क्योंकि वो अब ऑलमोस्ट पकड़ा जा चुके थे। वंश कहता है, मुझे याद नहीं है। तभी रिया के फोन पर प्रभाकरण का फोन आ जाता है। वो वंश को वहीं रुककर वेट करने को कहती है, खुद फोन पर बात करने चली जाती है। इतने में वंश अपने सीक्रेट फोन को निकालकर विवान से फोन करके पूछ लेता है और फिर रिया के लौटने पर उसे बता देता है। तब जाकर उसकी जान में जान आती है। सुबह दोनों भाई अपनी अपनी हरकतें एक दूसरे को फोन पर बताते हुए खूब हंस रहे थे। हालांकि दोनों को पकड़े जाने का डर भी लग रहा था। वंश विवान के कमरे में जाकर देखता है। हर तरफ दीवारों पर पेंटिंग थी, फर्श पर यहाँ वहाँ खिलौने पड़े हुए थे। उसके बाद वो घूमते घूमते घर के स्टोर रूम में पहुंच जाता है। स्टोर रूम में कुछ खिलौने उसे अच्छे लगते हैं। कोने में एक पेटी के नीचे उसे दूर से एक फोटो चमकता हुआ दिखता है। वो उस फोटो को जैसे ही उठाकर देखता है, उसका मुंह शौक में एकदम से खुला का खुला रह जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से बहुत ज्यादा खुल चुकी थी। वो फोटो गौतम और अंजलि की शादी का फोटो था। वंश के हाथ में इस वक्त तस्वीर नहीं, कोई बॉम्ब था। ऐसा बॉम्ब जो उसके दिमाग में धमाके पर धमाके किए जा रहा था। एक साथ उसके दिमाग में इतने सवाल आज तक उस दिन भी नहीं गूंजे थे जब उसने पहली बार विवान को सामने देखा था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसके पास ना कोई ऐसा था जो उसके सवालों के जवाब दे सके और ना ही वो किसी के पास जा सकता था। उसकी नजर सबसे पहले फोन पर गई। इस तस्वीर ने उसे जिस नतीजे पर पहुंचाया था, उसके बारे में वो सबसे पहले विवान को बताना चाहता था। इधर अंजलि फ्रिज से टिफिन निकालकर देखकर आज भी दंग थी कि टिफिन में रखी सब्जियां चट की जा चुकी हैं। विवान से कहती है, शाबाश माय एस्ट्रोनॉट, बस ऐसे ही खाते रहो, फिर देखो कैसे दिमाग और तेज हो जाएगा। विवान ने अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए अंजलि की बातों का जवाब दिया, यस मामा। विवान को माँ से इतनी लड़ की आदत नहीं थी। रिया ने कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया ही नहीं था। इसीलिए विवान जितना इससे हिचकता था, साथ ही वो इस बात से खुश भी होता था, लेकिन उसे इस पर प्रतिक्रिया देना नहीं आता था। अंजलि इस बात को नोटिस कर रही थी। आजकल कम बात करता है, थोड़ा अजीब हो गया है। अंजलि ये सोचते ही उससे कुछ पूछने वाली होती है कि फोन के बजने की आवाज आती है। विवान के माथे पर पसीने आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उसके फोन पर वंश कॉल कर रहा था, लेकिन अंजलि के वहां होने की वजह से वो रिसीव नहीं कर पा रहा था। यकीनन ये वंश का ही कॉल था। अंजलि कॉल उठाती है, उधर से कोई आवाज नहीं आती। अंजलि हेलो हेलो बोलती रह जाती है। अजीब है, कोई आवाज नहीं आने पर अंजलि कहती है और फोन रख देती है। विवान चैन की सांस लेता है, लेकिन इससे पहले अंजलि कमरे में जाती फोन की घंटी एक बार और बजती है। तभी विवान के दिमाग की भी घंटी बजने लगती है। अंजलि जैसे ही आगे बढ़ती है, विवान उठ खड़ा होता है। मैं देख लेता हूँ मामा, आज चाहिए। अंजलि इस बात पर मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। हेलो, विवान फोन उठाते ही बोलता है। दूसरी तरफ से वही आवाज आती है जो उसने सोची थी। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? वंश तुरंत पूछता है। अरे तुम्हारी मम्मा थी, अभी पकड़े जाते, बताओ क्या बात है? इस पर वंश तस्वीर वाली बात बताते हुए कहता है, मेरे पापा और मेरी मम्मी ने शादी की थी। मैंने उनकी शादी की फोटो देखी स्टोर रूम में। इसका मतलब हम दोनों भाई हैं। क्या? विवान सुनते ही चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनते ही अंजलि अंदर कमरे से आई। वो कपड़े बदल चुकी थी। क्या हुआ वंश, ऐसे चीखे क्यों? विवान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कुछ नहीं, पता चला कि न्यू स्पाइडरमैन मूवी आ रही है। विवान बात को संभालने की कोशिश करता है। अच्छा, वैसे कौन है फोन पर? अंजलि दूसरा सवाल दागती है, जो पहले ही झटके से उभर रहे विवान के लिए दूसरा झटका होता है। वो फ्रेंड है मामा, स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है। ओह, मुस्कुराकर वो वापस अंदर चली जाती है। सांस भरकर विवान दोबारा से पूछता है, आप क्या मतलब है इसका? क्या हम दोनों? अभी कुछ नहीं कह सकते, मैं कल और कुछ पता करता हूँ, फिर कॉल करता हूँ। ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगा।
इतना बोलकर वंश विवान को कई सवालों के साथ छोड़कर फोन काट देता है। अब रात भर दोनों भाई बेचैन रहते हैं। उन्हें नींद नहीं आती। वो बस करवटें बदलते रहते हैं। विवान अब अंजलि को दूसरी नजरों से दिख रहा है। वही वंश भी गौतम को दूसरी नजरों से दिख रहा है। उनके मन में एक संभावना है जिसके सही होने से काफी कुछ बदल सकता है। अगली सुबह होती है। वंश ने कुछ सोचा हुआ था। उसे बस उस प्लान पर अमल करना था। गौतम बाहर जाने के लिए शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उसे आज काउंसलिंग के लिए और फिर वहां से अस्पताल जाना था। वंश कमरे में घुसता है। गुड मॉर्निंग विवान। वंश को देखते ही गौतम कहता है, पापा एक बात पूछूं? वंश भी शीशे के पास आता है। गौतम हामी भरता है। मुझे आपकी और मामा की शादी की एल्बम देखनी थी। ये सुनते ही गौतम चौंक जाता है। वो तुरंत पीछे पलटता है। उसे अपने बेटे विवान से इस तरह के डिमांड की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि सामने खड़ा बच्चा विवान नहीं वंश है। गौतम पहले तो सवाल पूछता है, लेकिन किसी तरह वंश कोई ना कोई कारण देकर गौतम को मना लेता है। गौतम को अजीब तो लगता है, लेकिन अपने बेटे को इसमें दिलचस्पी लेता देख वो खुश होता है। वो अलमीरा से एक एल्बम निकालता है और वंश को दे देता है। आराम से देखो विवान, पापा को निकलना है, लेट हो रहा है। इतना बोलकर उसके बाल को सहलाकर वो वहां से निकल जाता है। वंश उम्मीद भरे दिल से एल्बम को छान मारता है, लेकिन उसे गौतम के साथ दुल्हन के रूप में उसकी माँ अंजलि की जगह रिया दिखाई देती है। विवान का चेहरा उतर जाता है। वो अपने कमरे में बुझे मन से घुसता है। रिया और दादी भी अस्पताल को निकल चुके हैं। वंश डॉक्टरों के भरोसे उस घर में होता है। उसी समय विवान का फोन आता है। फोन उठाते ही वंश विवान को बुरी खबर सुनाता है। अरे यार, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई थी। मुझे लगा कुछ पता लगा लूंगा। विवान की आवाज में निराशा साफ समझ में आ रही है। नींद तो मुझे भी नहीं आई रात भर। ठीक है, अभी कोई नहीं है, टाइम अच्छा है। चलो अपनी अपनी जगह जाते हैं। आज नहीं, मुझे थोड़ा और पता लगाना है। ये तो पक्का है कि ये दोनों मैरिड थे, यानी हम दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। वंश बोलता है। विवान भी उसकी बात से सहमत होता है। वंश कहने लगता है, समझ नहीं आया कि इतनी इंपॉर्टेंट बात हमसे छुपाई क्यों गई थी। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। तो फिर अब हम क्या करें? विवान पूछता है। आज शाम को मिलते हैं, तब तक मैं देखता हूँ, अगर कुछ पता चल जाए तो। ठीक है? वंश विवान से कहता है, तुम भी देखो, अगर कुछ पता कर सको तो। तभी वंश विवान को एक तरकीब भी सुझाता है। विवान सुनता जाता है और हाँ में हाँ मिलाकर उसकी बात पर अमल करने को राजी हो जाता है। इनकी इधर बात हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ काउंसलिंग में गौतम और अंजलि बैठे हुए हैं। काउंसलर सामने बैठा हुआ है। आज उनका पहला सेशन है। काउंसलर फॉर्मल ग्रीटिंग से शुरुआत करता है और फिर मुद्दे पर आता है और कहता है, तो बताइए, आप दोनों को एक दूसरे से क्या तकलीफ है? पहले आप बताइए अंजलि जी। अंजलि शांत रहती है। वो सोच रही है कि क्या बोले। उसके सामने पुराने पल याद आ जाते हैं। उसके मन में शायद कुछ है, लेकिन वो शब्द उसकी जुबान से बाहर नहीं निकल पाते। वो भी तैयार नहीं होती है। कोई तकलीफ नहीं है, अंजलि जवाब देती है। काउंसलर देखकर समझ जाता है कि जो भी ट्रॉमा है वो इतनी आसानी से जबान पर नहीं आने वाली है। वो गौतम की तरफ मुखातिब होता है और वही सवाल दोहराता है। ये सुनते ही गौतम के दिमाग में भी वही सारी यादें आ जाती है, जब उसने गलत फहमियों के चक्कर में अंजलि को हर बार गलत समझा और बस उससे बुरा बर्ताव किया। मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, उल्टे किसी ने तकलीफ दी है तो वो मैं हूँ। गौतम भावुक हो जाता है। उसकी आवाज में हल्का सा दर्द, भारीपन और पश्चाताप उभर आता है, जिसे अंजलि भाप लेती है। अंजलि जी, क्या जो ये कह रहे हैं वो सच है? काउंसलर कहता है। अंजलि चुप रहती है। उसके लिए उन पुरानी अच्छी बुरी यादों को फिर कुरेदना ही अपने आप में पहाड़ उखाड़ने जैसा था। वो फिर से सर ना में हिलाकर कुछ नहीं बोलती है। गौतम की नजर में उसके लिए इज्जत और बढ़ रही है, क्योंकि ये वो मौका था जब वो चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी। देखिए, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगी तो ये सेशन बस यूं ही बेकार जाएगा। आपको अपने मन की बात बाहर निकालनी पड़ेगी। काउंसलर थोड़ा पुश करने की कोशिश करता है। अंजलि अभी भी अपनी बात पर टिकी हुई है।
मुझे अब इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ, इनके साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। गौतम जब तक खड़ा होता है अंजलि के पीछे जाने के लिए, तब काउंसलर उसे रोकते हुए कहता है, वो अभी तैयार नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनके मन से बात बाहर निकालनी जरूरी है। गौतम उसकी बात समझता है। मन की बात निकलेगी तभी दिल की दूरियां कम होंगी मिस्टर गौतम। काउंसलर इस बात को इस तरीके से कहता है कि गौतम के मन में एक उम्मीद जाग जाती है। वो भी कमरे से बाहर जाता है। माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से ही ये सब झेलना पड़ रहा है। बाहर आकर गौतम अंजलि से कहता है, कोई बात नहीं, बस जल्दी से इन सेशन को कंप्लीट कर लें, फिर कोई इशू नहीं। अंजलि कहती है। तभी गौतम को फोन आता है। फोन पर बात सुनकर वो गंभीर हो जाता है। अंजलि ये नोटिस करती है। क्या हुआ? अंजलि पूछती है। सॉरी, मैं तुम्हें फिर से तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन आज भी प्लीज हॉस्पिटल चलो। ये सुनते ही अंजलि के भाव बदल जाते हैं। वो जाने से मना करती है। बस आज आखिरी दिन है, दादाजी डिस्चार्ज हो जाएंगे, बस आज ही का दिन है। गौतम गिड़गिड़ाने लग जाता है। अंजलि को दादाजी की खातिर मानना पड़ता है। बस आज, इसके बाद नहीं, अंजलि कहती है और उसके साथ चल पड़ती है। अस्पताल में लता देवी और रिया पहले से ही मौजूद थी। रिया दादाजी के पास बैठी है ताकि किसी भी जरूरत को पूरा कर सके और अपनी इमेज दादाजी की नजर में ऊंची कर सके। डॉक्टर आकर उनकी हालत देखता है और कहता है कि उनकी हालत काफी सही है। इस बात पर दादाजी अंजलि की तारीफ करने लग जाते हैं। सब मेरी नई बहू की वजह से है डॉक्टर। उससे अपनों का ख्याल रखना सबसे अच्छे से आता है, चाहे अपना ही ख्याल न रखे। मेरे पोते की किस्मत कितनी अच्छी है, एकदम सीता जैसी पत्नी मिली है उसे, जो खुद सब सहकर सबकी चिंता में लगी रहती है। इतना सुनकर रिया को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। वो जलन के भाव से लता देवी को देखती है। लता ये समझती है तो आगे बढ़कर रिया की तारीफ में कहती है, ये भी बहुत ख्याल रखती है, उसी की छोटी बहन है लेकिन बहुत गुड़ी है। इस बात पर दादाजी और डॉक्टर बस एक फॉर्मल सी मुस्कान देकर बात टाल देते हैं। तब लता देवी की बात पर मुहर लगाने की कोशिश करते हुए रिया दादाजी को दवाई बनाकर देने लगती है। तभी दादाजी उसे टोकते हैं। अरे ये क्या दे रही हो, ये गलत दवाई है, तुम रहने दो, मेरी बहू आकर दे देगी। इतना सुनते ही रिया अंदर से पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। वो एक तरफ हो जाती है। इसी समय गौतम और अंजलि अंदर दाखिल होते हैं। दादाजी के चेहरे पर अंजलि को देखते हुए चमक आ जाती है। लो आ गई भगवान की बनाई जोड़ी। आते ही दोनों दादाजी के पैर छूते हैं। आपने दवाई ली? अंजलि कहती है और दवाई की ओर देखती है तो समझ जाती है कि नहीं ली। फिर दवाई का सही मिश्रण बनाकर खिलाती है और उसके बाद वहां रखी खिचड़ी भी दादाजी को खिलाने लगी। इसे देखकर जहां गौतम और डॉक्टर खुश हैं, वहीं लता देवी नाखुश है। रिया तो अपने अंदर की जलन बाहर निकाल ही नहीं पा रही है। वो कमरे से बाहर निकल जाती है। डॉक्टर गौतम को दवाई की पर्ची थमाकर कहता है, ये दवाई ले आइए। गौतम तुरंत वहां से निकलने को होता है कि अंजलि भी साथ में चलने को कहती है। दोनों दवाई लेने नीचे जाते हैं। नीचे जाते हुए दोनों के बीच बातें होती है। तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारा कितना एहसानमंद हूँ, तुमने इतनी तकलीफ उठाई। दादाजी जल्दी ठीक हो, मैं भी चाहती हूँ गौतम, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अंजलि कहती है, तुम चिंता ना करो, आज ही डिस्चार्ज होंगे और कल गांव के लिए निकल जाएंगे। अब तुमको और एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पर अंजलि को भी चैन आता है। अच्छी बात है, मैं भी जल्दी से काम निपटाकर वापस जाना चाहती हूँ, अंजलि कहती है। बात करते करते वो दवाई के काउंटर पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ दादाजी लता देवी के सामने अभी भी अंजलि की बढ़ाई करते थक नहीं रहे हैं। कितनी गुड़ी और जिम्मेदार है बहू, इसमें वो सारी खूबियां हैं जो घर को संभालने वाली में होनी चाहिए। मन तो करता है कि अपनी सारी जायदाद इसी के नाम कर दूं। दादाजी की ये बात पीछे रिया सुन लेती है। उसके सिर पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। उसके अंदर दादाजी और अंजलि के लिए इतना गुस्सा आ जाता है मानो अभी उनकी जान ले ली।